अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? टीचिंग लाइसेंस टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैं सालिम मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमारी फ्रेश क्लासेस का आगाज़ जो है हो चुका है। इस हवाले से अगर आपने मुझसे रब्ता करना है या इस हवाले से कोई मालूमात लेनी है तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलें जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन जो हम स्टार्ट करेंगे, इसमें जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवेल्युएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवेल्युएशन। और इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, चलिए जी इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास सिलेबस है। और इस सिलेबस में आज हम इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पिछले सेशन में टेस्ट एंड मेजरमेंट को डिस्कस किया था। आज जो है हम प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए एस्पिरेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग हमारे पास है क्या? ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं ज़रा आप लोगों को इसका ब्रीफ आइडिया दे दूं कि प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग है क्या। हम अपने पिछले सेशंस में जान चुके हैं कि टेस्ट क्या होता है और टेस्टिंग क्यों जो है वो की जाती है। लेकिन जब हम मिसाल के तौर पे जब टीचर टेस्ट ले रहा होता है, उसके हवाले से कुछ उसूल होते हैं, कुछ जो है वो जवाबित होते हैं। यानी कि आपने जो टेस्टिंग करनी है अपने स्टूडेंट की लर्निंग स्किल्स आपने मालूम करनी है, तो उसके हवाले से आपने कुछ गाइडलाइंस का ख्याल रखना है। ठीक है, वो कौन सी गाइडलाइंस होंगी, वो कौन से उसूल होंगे, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ उसूल बताता हूँ। आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि जो टीचर ने पढ़ाया हो उसी चीज़ से आया हो, यानी कि जो सब्जेक्ट जो सिलेबस आपको दिया हो उसी चीज़ से जो है आप पाबंद हैं, आप वो चीज़ पूछें। इसके अलावा आप जो है फेयर रहें, आप उसका पेपर अच्छा तरह मार्क करें। आप किसी क्लास में बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है, किसी एग्जामिनेशन हॉल में सख्ती नहीं हो रही, ठीक है, इस तरह ना करें। मतलब ये जो है, और फर्ज कर लें जो है एक लैंग्वेज अगर क्लास में जो है हमारे पास मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उनको एक ऐसी जुबान में समझाएं कि दोनों को समझ आ रही हो। ठीक है, इस तरह चीज़ें हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली तौर पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग क्या है, कि हमारे पास वो उसूल और वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है टेस्ट के दौरान। अच्छा, याद रखें कि हमारे पास जब याद रखें कि एजुकेशन में जब हम लफ्ज़ टेस्टिंग करते हैं तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि क्लासरूम टेस्ट हो रही है। ठीक है, टेस्टिंग का मतलब फिर इसको ब्रॉडर टर्म में हम एग्जामिनेशन जो है वो भी कहते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं है ये कंसेप्ट, ये क्लासरूम से लेके एग्जामिनेशन हॉल तक भी जो है हम इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर यूज टू मेजर लर्नर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड परफॉर्मेंस। तो टेस्टिंग हमारे पास एक ऐसा मुनज़्ज़म अमल है कि जिसमें हम बच्चों की नॉलेज चेक करते हैं, बच्चों की स्किल्स चेक करते हैं, बच्चों की एटीट्यूड्स और परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जब हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे तो फिर हमारे पास ये तीन चीज़ों को अब हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी में इसके बाद वाला जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तीन जो हमारे पास एरियाज हैं, ठीक है, कि नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स हम चेक करते हैं। यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन और इफेक्टिव डोमेन में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, द प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग आर फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स दैट गाइड द कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अब यहाँ पे हमारे पास वो बता रहा है कि टेस्टिंग के जो उसूल है, ये एक बुनियादी उसूल है जो तमाम दुनिया में राइज है। मिसाल के तौर पे आपने जो टेस्ट बनाना है वो टेस्ट फेयर हो, साफ अल्फाज में लिखा हो, बच्चों की कोई कंफ्यूजन ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन उसको आप सही कर रहे हो, यानी कि आप स्टूडेंट को अच्छी तरह सहूलियात दें, स्टूडेंट को बाकायदा तौर पे एक मुनज़्ज़म टाइम दें और एक फेयर रहें। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, और जो उनका हक बनता है, जो रूब्रिक्स के तहत आप उसका पेपर चेक करें, एग्जाम चेक करें, जो उनका हक बनता है उन्हीं उन्हीं को मार्क्स अवार्ड करें। इस चीज़ को कहते हैं कि ये हमारे पास फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास बुनियादी मयारात हैं जो हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। दीज प्रिंसिपल इंश्योर दैट टेस्ट रिजल्ट आर एक्यूरेट, मीनिंगफुल, कंसिस्टेंट एंड फेयर। तो यही जो कवानीन हमें बताते हैं कि जो टेस्ट या एग्जाम हुआ है वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है और वो बिल्कुल बामकसद हुआ है,
हमेशा जो है इसी तरीके से लिया जाएगा और फेयर था, किसी बच्चे से नाइंसाफी नहीं हुई, किसी डिस्ट्रिक्ट से नाइंसाफी नहीं हुई। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आते हैं, अगर इन केस अगर ये प्रिंसिपल फॉलो ना किया जाए, वो हमारे पास ये पैराग्राफ बताएगा। विदाउट दिस प्रिंसिपल टेस्टिंग कैन लीड टू इनवैलिड कंक्लूजन। अगर ये टेस्ट जो है इन तरीके से ना लिया जाए, तो टेस्ट के जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा मनफी होंगे, बाइस जजमेंट होंगे, यानी कि जो मिसाल के तौर पे फेवरेटिज्म होगी, किसी के साथ बाइसनेस होगी। ठीक है। एंड पुअर एजुकेशनल डिसीजन, और इसके साथ जो तालीमी फैसले हैं उन पे भी इसका असर पड़ता है, टीचिंग मेथड्स पे असर पड़ेगा, स्टूडेंट नहीं सीखेंगे, टीचर डिमोटिवेट हो जाएंगे और मुख्तलिफ ऐसे चीज़ें होंगी। ये उसूल जो हैं हमने लिहाजा अपनाने हैं कि जब हम बच्चों की टेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है। चलिए जी, ये तो हो गया हमारे पास इसका ब्रीफ बैकग्राउंड के प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग होती क्या है। अब हम आते हैं डिस्कस करते हैं अब हम आते हैं डिस्कस करते हैं कि हमारे पास आज के सेशन में वो कौन से जो है हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो आज के प्रिंसिपल हैं जिसको आज हम सेशन में डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास ये एरियाज हैं। मुख्तलिफ एरियाज हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ये एरियाज हैं। आपके जब सीआरक्यूज में पूछा जाएगा तो लाजमी नहीं है कि आपने इन 9 को फॉलो करना है। इसमें से कोई से भी 2 या 3 को आप फॉलो करेंगे, या फिर अगर सीआरक्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज प्रैक्टिबिलिटी, ठीक है, एक्सप्लेन विद द रिलेवेंट एग्जांपल्स, फिर आपने फिर सिर्फ प्रैक्टिबिलिटी को जो है वो फोकस करना है। ठीक है। या अगर आ गया कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या है और इसके रिलेवेंट एग्जांपल दें, तो फिर आपने उसको फोकस करना है। बुनियादी तौर पे अगर प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग के हवाले से आ जाए, तो फिर आपने इसमें 2 या 3 एरियाज को कवर करने हैं। चलिए जी, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे मैं जरा आपको ब्रीफ इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। वैलिडिटी वो है कि जो चीज़ आप नाप रहे हैं उसी चीज़ को नापें। मिसाल के तौर पे अगर आपने इंग्लिश की क्लास में फॉर एग्जांपल आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो समझाया है, तो कल को आप टेस्ट जब लेंगे एज अ टीचर, तो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में टेस्ट लेना है, ना कि आप जो है डिक्टेशन ले रहे होंगे, तो फिर वो टेस्ट वैलिड नहीं है। पढ़ाई आपने एक चीज़ है और गेज आप कोई और कर रहे हैं। रिलायबल ये है कि एक स्टूडेंट ने जो है वो आज मार्क्स लिए हैं 50, तो अगर आप कल भी टेस्ट लेंगे तो उस स्टूडेंट के कल भी मार्क्स 50 आने चाहिए। अगर 50 नहीं आ गए तो इसका मतलब है रिजल्ट रिलायबल नहीं है, कुछ इश्यूज हैं, कोई चीटिंग का इशू है, कोई दूसरा इशू है, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, या स्टूडेंट के साथ फेवरेटिज्म है, और है ऑब्जेक्टिविटी, सबके साथ जो है वो फेयर होना। प्रैक्टिबिलिटी ये है कि जो आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, क्या वो मुमकिन है टेस्ट करना, मतलब टेस्ट मुमकिन है या नहीं है। ठीक है, जिसको फिजिबिलिटी कहते हैं। ठीक है। यानी कि यह ना हो कि आप ऐसा टेस्ट डिजाइन करें जिसपे जो है हजारों लाखों का खर्चा है। फेयरनेस आपने इंश्योर करनी है, सबसे यकसा सलूक। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब ये है कि आपने तमाम एरियाज को जो है वो कवर करने हैं। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन लेवल से मुराद ये है कि आप ऐसा टेस्ट डिजाइन करें कि जिसमें आपको लायक बच्चा और कमजोर बच्चे के दरमियान फर्क नजर आए। ठीक है। अगर वो फर्क नजर नहीं आएगा तो फिर आपका जो पेपर का जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है उसको हम कहते हैं वेरी पुअर। यानी कि वो टेस्ट का फायदा ही नहीं है कि जिसमें एक लायक बच्चे और एक कमजोर बच्चे के दरमियान फर्क ही पता नहीं चले, तो फिर वो जो है हमारे पास टेस्ट जो है वो सही नहीं आता। डिफिकल्टी लेवल ये है कि एक खास मखसूस हद तक आप बच्चों के प्रोपोर्शन के हवाले से जो है रखते हैं, यानी कि एक खास रेशियो के तहत आप मुश्किल सवाल रखते हैं, आसान सवालात रखते हैं, ये चीज़ें रखते हैं। फिर हमारे पास डियर स्टूडेंट क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बिल्कुल साफ हो, आपने हाई फाई विकेबलरी या मुश्किल वर्डिंग्स का इस्तेमाल नहीं करना है, कंफ्यूजिंग वर्डिंग का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। तो चलें जी, अब मैंने इनको समझा दिया, आपका जो है इस हवाले से जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई। चलें जी, अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलें जी, सबसे पहले आते हैं वैलिडिटी। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसके डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो है वो एक दो सेशन के बाद फिर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसमें फिर इसके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलें जी, आते हैं डिस्कस करते हैं। वैलिडिटी रेफर्स टू एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट और असेसमेंट मैयर व्हाट इज इंटेंडेड टू मैयर। यानी कि वैलिडिटी हमारे पास वो चीज है जिस चीज के बारे में आप नाप रहे हैं उसी चीज को नापें। ठीक है।
मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल कि अगर एक टीचर जो है, फर्ज कर लें, वो क्लास में वर्ब और नाउन या प्रोनाउन के हवाले से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो है, याद रखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो है उसने समझाया, और वो कहेगा कि मैं कल टेस्ट लूंगा और कल पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह पे वो अगर नरेशन के बारे में जो है वो सवालात टेस्ट में देता है, तो टेस्ट वैलिड नहीं है। अब आप समझ गए? ठीक है। अच्छा जी। इट इंडिकेट द एक्यूरेसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इन्फ्रेंस मेड फ्रॉम टेस्ट रिजल्ट। लिहाजा ये साबित करती है कि आपने क्या पढ़ाया है उसी चीज को जो है वो जो है नापना होगा। A valid assessment ensure that decision based on its score are meaningful and reliable। जब आप एक अच्छा सा जो है वैलिड टेस्ट लेंगे, अगर तभी आपको जो है उसके मार्क्स रिलायबल लगेंगे। मिसाल के तौर पे आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो है वो पढ़ाया, तो कल को आप टेस्ट लेते हैं नरेशन के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, तो जाहिर है स्टूडेंट का अगर स्कोर गलत आएगा तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चों को नहीं आता था। ठीक है। यानी कि आपकी अपनी गलती की वजह से जो है वो स्कोर रिलायबल नहीं रहा। ठीक है। विदाउट वैलिडिटी इवन रिलायबल टेस्ट में नॉट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब अगर आपका टेस्ट वैलिड नहीं है तो वो रिलायबल भी नहीं हो सकता। अब देखिए, मैंने कहा ना, इसी एग्जांपल को लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया आपने, टेस्ट जो है वो उसका ले रहे हैं, नरेशन का ले रहे हैं। फर्ज कर लें तमाम क्लास की जो है एवरेज मार्क्स जो है वो 50% आती है। कल को आप जो है वो नरेशन देते हैं, ठीक है, और टेस्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेते हैं, फिर ये स्कोर फ्लक्चुएट करती है। जब स्कोर फ्लक्चुएट करती है तो इसका मतलब है रिलायबल नहीं है, काबिल भरोसा नहीं है वो जो मार्क्स स्टूडेंट ले रहे हैं। एग्जाम्पल आते हैं ये कोई और एग्जाम्पल है, उसके हट से एग्जाम्पल है। अ टीचर वांट टू टेस्ट मैथमेटिक्स स्किल्स। अब टीचर जो है वो मैथमेटिक्स और रियाजी के महारतों के हवाले से जो है वो सवाल कर रहा है। ठीक है। बट द टेस्ट क्वेश्चन आर रिटन इज वेरी डिफिकल्ट इंग्लिश। अब देखें, टेस्ट जो है वो मैथमेटिक्स के हवाले से जो है वो लिया जा रहा है। ठीक है। लेकिन उसी मैथमेटिक्स के सवाल पूछने का अंदाज जो है वो टीचर ने बहुत मुश्किल इंग्लिश डाली है। अब मुश्किल इंग्लिश की वजह से टीचर, वो जो स्टूडेंट है वो मैथ का टेस्ट नहीं कर पा रहे, उनको पूरा कंसेप्ट क्लियर है, सिर्फ वो जो जो वर्ड प्रॉब्लम है वो इतनी मुश्किल लिखी है कि स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा। अब इस वजह से जो है बच्चों का नुकसान हो जाता है। स्टूडेंट में लूज मार्क्स बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, नॉट बिकॉज दे आर वीक इन मैथ। तो लिहाजा सिर्फ उनकी हाई फाई इंग्लिश की वजह से उनका स्कोर कम हो जाता है। यह है हमारे पास वैलिडिटी। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, अब आते हैं रिलायबिलिटी पे आते हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी पे आते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं रिलायबिलिटी पे आते हैं, रिलायबिलिटी को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या है। रिलायबिलिटी मींस गेटिंग द सेम टेस्ट रिजल्ट अगेन एंड अगेन। रिलायबिलिटी का मतलब है कि बच्चे स्कोर में बार बार एक ही जैसा स्कोर लें, उस स्कोर को हम कहते हैं कि ये स्कोर रिलायबल है, यानी कि ये भरोसेमंद है। मंडे को टेस्ट लिया, 50 मार्क्स आ गए। वेनेसडे को टेस्ट लिया, फिर हमारे पास फिर जो है 50 मार्क्स आ गए। इसको हम कहेंगे कि ये रिलायबल स्कोर है। A test is reliable if it gives consistent score under similar condition। अब अगर जो है हमारे पास जो है बच्चे जो है, जो स्कोर है वो बार बार सही आ रहा है अंडर सिमिलर कंडीशन, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्कोर रिलायबल है। सिमिलर का मतलब ये है कि आपने वही टीचर एडमिनिस्ट्रेटर उसका निगरान या इन्विजिलेटर लगाया है, उसी तरह टेस्ट डिफिकल्ट या इजी जो है दिए रहे हैं, और वेनेसडे को भी उसी तरह सेम सिचुएशन में टेस्ट आ रहा है। अगर बच्चे जो है वो मंडे के दिन भी 50 आया, वेंसडे के दिन भी 50 आए, तो आप कहेंगे कि मेरा स्कोर रिलायबल है, इस स्कोर पे भरोसा किया जा सकता है। ये इस टेस्ट की खासियत होगी, टेस्टिंग की खासियत होगी। इफ द सेम टेस्ट इज गिवन टू द सेम स्टूडेंट मोर देन वंस एंड द रिजल्ट आर ऑलमोस्ट द सेम, द टेस्ट इज रिलायबल। एक टेस्ट आप 2 मरतबा लें, कुछ वक्फे से लें, 2-3 दिन बाद लें, अगर स्कोर सही आता है तो वो रिलायबल होगा। रिलायबल टेस्ट रिड्यूस एरर्स एंड इंक्रीज टेस्ट इन ट्रस्ट इन रिजल्ट। तो जब स्कोर बार बार एक आता है तो टीचर्स के टीचिंग मेथड पे भी जो है भरोसा किया जा सकता है, स्टूडेंट के लर्निंग पे भी भरोसा किया जा सकता है। स्टूडेंट के लर्निंग के हवाले से मतलब ये है कि उन्होंने चीटिंग नहीं की, उनको सही समझ आ रहा है,
और टीचिंग के हवाले से मतलब ये है कि स्कोर बार बार सही आ रहा है और बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टीचर्स का टीचिंग मेथड भी जबरदस्त है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे आते हैं। इफ अ स्पेलिंग टेस्ट टेकन टुडे, अगर जो है टीचर जो है आज स्पेलिंग टेस्ट लेता है, एंड अगेन नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते दोबारा लेता है, गिव सिमिलर मार्क्स, देन इट इज रिलायबल। अगर वो मार्क्स एक जैसे आते हैं तो हम कहेंगे कि स्कोर रिलायबल है। ये होती है अच्छी टेस्टिंग की मिसाल, कि आपने वैलिडिटी का भी ख्याल रखा और रिलायबिलिटी का भी ख्याल रखा। अब आते हैं डियर पार्टिसिपेंट्स, आते हैं ऑब्जेक्टिविटी पे आते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी के जो है फेवर देने की जो है आप टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर्स दैट टेस्ट स्कोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जामिनर बाइस, पर्सनल ओपिनियन और मूड। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि जो टेस्ट स्कोर है वो एग्जामिनर यानी कि जो पेपर चेक करने वाला है उससे मुतासिर ना हो, उसके पर्सनल ओपिनियन से मुतासिर ना हो और उसके मूड से मुतासिर ना हो। यानी कि जिस दिन जो है वो घर से अगर बहुत गुस्से में आया है और पेपर मार्किंग कर रहा है तो आपको कम मार्क्स दे दिया, ठीक है, तो ये भी नहीं सही। या फिर अगर घर से जो है बहुत खुश होके आया है और आपकी पेपर मार्किंग कर रहा है, आपके मार्क्स बनते हैं 10 नंबर लेकिन वो 20 नंबर अवार्ड कर रहा है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। इट इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन असेसमेंट, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एक मयार बरकरार रखा जाए, ठीक है। तो वो कैसे हो सकते हैं? वो इस तरह हो सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, सेम इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल, ठीक है, एक जैसे जो है वो टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाए, एक जैसे जो है बच्चों को समझाया जाए कि ये क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, और एक जैसे निगरान तैनात किया जाए। किसी जगह पे जो है वो रिलैक्स इन्विजिलेटर्स हों, किसी जगह पे बहुत स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर्स हों, वो नहीं हो, ठीक है। आगे लिखा है ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग। ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग वो है कि जो पेपर चेक किए जा रहे हैं उसमें हमारे पास सेम मार्किंग क्राइटेरिया हो, और ये हमारे पास मार्किंग क्राइटेरिया कौन देता है? ये रूब्रिक्स देता है, जिसको हमने डिस्कस किया है। यानी कि रूब्रिक्स के तहत जो है आप बच्चों के पेपर चेक करें, ना कि जो है जुबानी कलामी जो है वो चेक करें। इस तरह आप ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करते हैं, और ये भी टेस्टिंग का एक अहम उसूल है जिसको हमने डिस्कस किया। अच्छा जी, फिर हम आते हैं प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी, यूजेबिलिटी, कि यानी कि आप एक ऐसा चीज, ऐसा जो है टेस्ट आपने प्लान किया है जो प्रैक्टिकल हो, फिजिबल हो, ठीक है। आप ऐसा टेस्ट डिजाइन ना करें कि आप कहें कि मैं बच्चों का टेस्ट ले रहा हूं और उसके हवाले से जो है इतना खर्चा आएगा कि वो बिल्कुल रिसोर्सेज का जिया होगा, या फिर कोई बोर्ड कहे कि भाई ये तो हम नहीं कर सकते, या ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या स्कूल कहे कि भाई ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर उस टेस्ट का जो है फायदा नहीं है। तो लिहाजा आप ऐसा टेस्ट लें जो फिजिबल हो, मुमकिन हो लेना, ठीक है। चले आते हैं। प्रैक्टिकलिटी रेफर्स टू हाउ फिजिबल एंड efficient टेस्ट इन अ रियल लाइफ कंडीशन। इससे मुराद ये है कि कोई टेस्ट हकीकी जिंदगी में जो है वो कितना काबिल अमल है, आया वो जो है टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड स्कोरिंग। आप जाहिर है जब पेपर का टेस्ट लेंगे तो वो जाहिर है 1 घंटे का पेपर, 2 घंटे का पेपर, या मैक्सिमम 3 घंटे का पेपर जो है होगा। इस तरह तो आप नहीं कर सकते कि 6 घंटे या 7 घंटे का पेपर हो। इसके अलावा कॉस्ट, प्रिंटिंग मटेरियल, लॉजिस्टिक को भी आपने जहन में नजर रखना है। आप कोई ऐसा पेपर तो डिजाइन नहीं कर रहे, या आपने ऐसा पेपर तो नहीं बनाया कि उसमें बे इंतहा एक्स्ट्रा शीट्स और आंसर शीट्स जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। क्वेश्चन पेपर बजाय एक सफ़े का आपने 15-15 का जो है वो क्वेश्चन पेपर बनाया गया हो, ठीक है। या उसके हवाले से जो है वो जैसे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो देखें, उनके तो प्रिंटिंग पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, लॉजिस्टिक पे खर्चा आता है। तो आपने ऐसा टेस्ट डिजाइन करना होगा कि उनके लिए भी आसान हो। आगे है एडमिनिस्ट्रेशन ईज, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज होना चाहिए। सिंप्लिसिटी ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट, आप टेस्ट आपने कंडक्ट जो है वो कर रहे हैं वो आसानी हो, इंतज़ामी मामलात में भी आसानी हो। ये ना हो आपने उसमें ऐसी चीज़ें डाली हों कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैरान है कि भी अभी हम टैबलेट्स कहाँ लाएं, आपने इस तरह पेपर रखा है कि उसमें टैबलेट्स का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है।
या फिर आप कहें कि साइंस के हवाले से जो है वो इतना महंगा अपरेटस आपने लिख दिया है, अभी वो कैसे कहाँ से लाएंगे। फिर हमारे पास स्कोरिंग एफिशिएंसी होनी चाहिए, ईज ऑफ मार्किंग एंड रिजल्ट कंपाइलेशन। जो स्कोरिंग है उसके हवाले से जो आप मार्किंग कर रहे हैं, तो मार्किंग रूब्रिक्स के हवाले से हो, इसके अलावा जो रिजल्ट बन रहा हो उसके हवाले से कोई अच्छा सा मैकेनिज्म हो, जैसे कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कंप्यूटराइज मार्किंग करते हैं। अब देखें इसकी मिसाल आते हुए कि मैं आपको भी मिसाल दे रहा हूँ कि प्रैक्टिबिलिटी या यूजिबिलिटी की जो एक अच्छी मिसाल वो क्या है। A computer based adaptive test may be valid। एज अ टीचर अगर आप जो है वो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं और जो है टेस्ट आप रख रहे हैं कि भाई मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के या तमाम प्रोविंस सिंध के बच्चों से मैं कंप्यूटर टेस्ट लेना चाहता हूं और सब कंप्यूटर पे बैठ के जो है ये टेस्ट मुझे दें। अब ये तो बड़ा आपका अच्छा आइडिया है, बड़ा बेहतरीन आइडिया है, आप बाकायदा तौर पे स्किल्स उसकी देखेंगे, बाकायदा तौर पे ये करेंगे। लेकिन आगे देखें, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है। क्यों है इम्प्रैक्टिकल? इन स्कूल विदाउट कंप्यूटर्स, ऐसे स्कूल हैं जिनमें चार दीवारी नहीं है, आप कैसे उनसे टेस्ट लेंगे। ऐसे स्कूल हैं जहां पे बिजली नहीं है, आप उनसे कैसे टेस्ट लेंगे। कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने टेस्ट रखा है कंप्यूटर पे लेने का, वो तो प्रैक्टिकलिटी के उसूलों के खिलाफ हो गया, यूजेबिलिटी के उसूलों के खिलाफ हो गया। गो कि आपका बड़ा अच्छा टेस्ट है लेकिन इसका खिलाफ हो गया है। ठीक है, अर्बन और रूरल डिवीजन भी है, ये जबरदस्त। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास प्रैक्टिकलिटी। अब आते हैं फेयरनेस पे, आते हैं फेयरनेस। आप सब जानते हैं कि बुनियादी तौर पे सबके साथ इंसाफ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आते हैं, चलिए जी फेयरनेस को डिस्कस करते हैं। फेयरनेस इंश्योर दैट नो स्टूडेंट इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज ड्यू टू इररिलेवेंट फैक्टर्स। फेयरनेस का मतलब ये है कि किसी स्टूडेंट को ना कोई फायदा पहुंचे, ना कोई नुकसान पहुंचे किसी भी अवामिल के जरिए। अब वो अवामिल कौन से होते हैं, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अच्छा जी, वो है हमारे पास अवामिल जो है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू इक्विटी एंड जस्टिस इन एजुकेशन। ये जो फेयरनेस है ये असल तौर पे मसावात और इंसाफ की बुनियाद पे बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि फेयरनेस कैसे इंश्योर की जाती है। सबसे पहले इक्वल एक्सेस टू प्रिपरेशन, तमाम बच्चों की तैयारी के लिए जो है वो यकसा टाइम हो। अब मैं आपको एक क्लासरूम की एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एज अ टीचर आप ए सेक्शन को भी पढ़ा रहे हैं और बी सेक्शन को भी पढ़ा रहे हैं। आपने एक टेस्ट लेना है, आप ए सेक्शन को 3 दिन का टाइम देते हैं, बी सेक्शन को आप पूरे वीक का टाइम देते हैं। और जब आप टेस्ट लेते हैं तो जाहिर है जिनको आपने कम दिन दिए होंगे उनके स्कोर कम होंगे, जिनको ज्यादा दिए होंगे वो लोग ज्यादा होंगे, तो ये फेयरनेस के उसूलों के खिलाफ हो गया। ठीक है, इसी तरह ये तो हो गया हमारे पास टाइम के हवाले से। इसके अलावा इक्वल एक्सेस टू प्रिपरेशन के हवाले से इस तरह भी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अर्बन और रूरल एरियाज हैं, आप एक ऐसा टेस्ट पूछ रहे हैं कि जिसमें हमारे पास जो अर्बन एरियाज हैं उनमें आप जानते हैं कि वो स्कोर जो सिलेबस है वो कवर है, बच्चे जो हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ट्यूशन की एक्सेस है, दूसरे और एक्सेस है। और जो हमारे पास रूरल के एरियाज हैं वहाँ पे ना ट्यूशन की फैसिलिटी है, ना आप जानते हैं कि कोई सिलेबस कवर होगा। लेकिन आप सवाल जब पूछते हैं उन एरिया से भी कि जो खास तौर पे लास्ट जो चैप्टर्स हैं उन पे फोकस करते हैं, तो ये फेयरनेस के उसूलों के खिलाफ हो गया। ठीक है, एक और अभी आते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज और कंटेंट भी जो है वो जो है वो किरदार अदा करता है। अब नेचुरल लैंग्वेज और कंटेंट के हवाले से मैं आपको मिसाल दूं। मिसाल के तौर पे आप एक टॉपिक जो है कराची में जो है, फॉर एग्जांपल कराची का एक स्कूल है, वहाँ पे हमारे पास जो बच्चे बोलने वाले हैं वो सिंधी भी बोलते हैं और पश्तो भी बोलते हैं और पंजाबी भी बोलते हैं और उर्दू भी बोलते हैं। ठीक है, अब कराची का एक स्कूल है, वहां पे मिसाल के तौर पे आप किसी चीज की इंस्ट्रक्शन या टॉपिक का जो है वो बजाय एक न्यूट्रल लैंग्वेज में आप उनको उर्दू में पढ़ा रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा एज किसका होगा? जो कराची का जो बच्चा है उसको ज्यादा एज हासिल होगा। ठीक है, ये हो गया।
अब आते हैं दूसरी मिसाल पे। इसका मतलब ये है कि आपने कराची वाले बच्चे को एज दे दिया, बाकी बच्चों के साथ फेयरनेस नहीं हुई, उनका नुकसान होगा। अब आते हैं किसी और एग्जाम्पल की जानिब। एग्जाम्पल की जानिब आते हैं, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल एक लाड़काना का एक स्कूल है। वहां पे हमारे पास इन्हीं चार जुबान बोलने वाले बच्चे होंगे। आप एक कंटेंट और एक चीज जो है वो सिंधी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। अब बाकी बच्चों को जो है वो समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो लैंग्वेज की वजह से बच्चा जो है वो थोड़ा जो है उसको मुश्किलात आ सकती है। इसको कहते हैं कि आपने न्यूट्रल लैंग्वेज में उसको समझाना होगा। आई होप कि मैं इस जो है ये एग्जांपल जो है वो आपको सही क्लियर कर पाया हूँ। अच्छा जी। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रिहेंसिवनेस। कंप्रिहेंसिवनेस का मतलब ये है कि आप तमाम एरियाज को चेक करेंगे। कंप्रिहेंसिवनेस नहीं है जिसको हम कहते हैं डिटेल में, ठीक है। यानी कि जो सिलेबस की कवरेज है वो मुकम्मल होनी चाहिए, और जो चीज़ आप पूछ रहे हैं वो अगर स्किल से रिलेटेड है, वो अगर नॉलेज से रिलेटेड है, तो दोनों से पूछें। नॉलेज और स्किल दोनों पूछें। और इसके अलावा कवरेज के हवाले से ये है कि अगर आपने 8 चैप्टर पढ़ाए हैं, तो जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा तो वो 8 के 8 चैप्टर से बने, ना कि सिर्फ शुरू के चैप्टर्स को फोकस करे, ना कि आखिरी लास्ट के जो है वो चैप्टर्स को जो है वो फोकस करें। चलिए जी आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। comprehensiveness ensure that the test adequately samples the entire domain of learning। कंप्रिहेंसिवनेस इंश्योर कराती है कि वो तमाम जो है दायराकार की नुमाइंदगी करे। अब डोमेन्स ऑफ लर्निंग में हमारे पास, जब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा, डोमेन्स ऑफ लर्निंग में हम क्या पढ़ते हैं? कॉग्निटिव डोमेन जिसमें हमारे पास नॉलेज होगा, इफेक्टिव डोमेन जिसमें हमारे पास वैल्यूज और फीलिंग्स होंगी, साइकोमोटर डोमेन में हम स्किल्स करेंगे जिसको आप ब्लूम्स टेक्सोनोमी कहते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, ब्लूम्स टेक्सोनोमी है, इसका मतलब ये है कि तमाम एरिया से आप सवाल लें। इट अवॉइड्स कंटेंट अंडर रिप्रेजेंटेशन। तो ये अवॉइड करती है कि ना ये कोई एक एरिया जो है वो इग्नोर हो, या फिर कोई एक चैप्टर जो है वो इग्नोर हो। इसकी एग्जांपल है साइंस टेस्ट कवरिंग ओनली थ्योरी बट इग्नोरिंग प्रैक्टिकल स्किल्स। साइंस जो है वो बच्चे के लिए हमने पढ़ाया है, तो लिहाजा उसके लिए थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकल स्किल भी ज़रूरी है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ एक ऐसा पेपर लें कि जिसमें सिर्फ थ्योरी पे फोकस किया गया और उससे हमने प्रैक्टिकल्स नहीं लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास कंप्रिहेंसिवनेस है, ये उसूलों के, टेस्टिंग के उसूलों के खिलाफ गया। तो ये फिर हमारे पास, हम कहते हैं कि ये सही टेस्टिंग नहीं हुई बच्चों की। ये होती है कॉम्प्रिहेंसिवनेस या कवरेज। अच्छा जी, फिर आती है हमारे पास डिस्क्रिमिनेटरी पावर क्या होती है। डिस्क्रिमिनेटरी पावर को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी पावर आपने देखा होगा कि इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से फर्क, इम्तियाजी सलाहियत जिसको कहते हैं। Discriminatory power indicates how well a test or item distinguish between different levels of student ability. Good items are answered correctly by high achievers and incorrectly by low achievers. Discriminatory power जो है वो हमारे पास डियर पार्टिसिपेंट्स वो पावर है जो टेस्ट में एक लायक बच्चे और एक कमजोर बच्चे के दरमियान फर्क को बता सके, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी पावर। और आपके हर पेपर में, हर पर्चे में, हर टेस्ट में ये डिस्क्रिमिनेटरी पावर लाजमी रहनी चाहिए। अगर आप क्लास में टेस्ट लेते हैं और तमाम क्लास के बच्चे जो हैं वो 100/100 मार्क्स लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने टेस्ट अच्छा नहीं किया एज अ टीचर। आपने टेस्ट बहुत पुअरली डिजाइन किया है, आपने पेपर बहुत पुअरली डिजाइन किया है कि उसमें जो स्लो अचीवर है, जो ये लो अचीवर है, उसने भी, जो स्लो लर्नर है उसने भी इतने मार्क्स लिए, और जो हाई अचीवर है, गिफ्टेड स्टूडेंट, उसने भी उतने मार्क्स लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एज अ टीचर बहुत खुश हो जाएं कि मैंने बड़ा अच्छा पेपर बनाया। आपने बहुत पुअर पेपर बनाया है। तो लिहाजा डिस्क्रिमिनेटरी पावर होनी चाहिए। एक लायक बच्चे और एक कमजोर बच्चा जो है उसके दरमियान स्कोर का फर्क लाजमी होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आपने पेपर सही नहीं बनाया। देखें, हाई वैल्यू गुड आइटम, लो नेगेटिविटी पुअर आइटम। अगर हाई वैल्यू यानी कि फर्क ज्यादा रहेगा, तो उसको हम कहते हैं गुड आइटम ने आपने अच्छा जो है सवालात बनाए हैं।
अगर वो लो है या नेगेटिव वैल्यू है पता ही नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने पुअर एटम बनाया है, आपने अच्छे सवालात नहीं बनाए। एग्जाम्पल पे आते हैं, देखें। इफ ऑल स्टूडेंट आंसर अ क्वेश्चन करेक्टली, नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर तमाम बच्चे जो है वो तमाम सवालात हल कर रहे हैं तो इसका मतलब है नो डिस्क्रिमिनेशन हुई, आपका डिस्क्रिमिनेटरी पावर ही जो है वो सही नहीं है। इफ ओनली टॉप स्टूडेंट आंसर करेक्टली, गुड डिस्क्रिमिनेशन। अगर जो है वो जो मखसूस सवालात जो हैं, फॉर एग्जांपल 100 एमसीक्यूज में आपने 10-15 जो है ऐसे सवालात रखे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हाई अचीवर्स या गिफ्टेड स्टूडेंट जो है उसको करें और बाकी ना करें, तो इसका मतलब है आपने गुड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रखी है, ये आपका टेस्ट जो है वो सही गर्दाना जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास डिफिकल्टी लेवल। नाम से ही जाहिर है कि हमने पेपर में कितना जो है वो मुश्किल सवालात का पैमाना रखना है। डिफिकल्टी लेवल रेफर्स टू हाउ इजी और हार्ड टेस्ट और एटम इज फॉर स्टूडेंट। तो ये हमें डिफिकल्टी लेवल बताती है कि आपने पेपर में कितने आसान सवाल डालने हैं, कितने मुश्किल डालने हैं और कितने ज़्यादा डालने हैं। तो बैलेंस टेस्ट कंपोजिशन जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका है जो अक्सर औकात हर जगह पे इस्तेमाल होता है, वहाँ पे हर क्लासरूम में इस्तेमाल होता है, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 100 एमसीक्यूज बनाने हैं, 100 एमसीक्यूज का पेपर है, तो उसमें 30 आप बहुत इजी रखेंगे एमसीक्यूज, 50 आप दरमियाने रखेंगे और 20 आप जो है मुश्किल रखेंगे। अब अगर यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर आप 100 के 100 इजी बनाएं, तो जो हमारे पास जो गिफ्टेड स्टूडेंट है, जो लाइक स्टूडेंट है, वो आइंदा मेहनत नहीं करेगा, वो कहेगा सर हमेशा पेपर आसान बनाता है, या टीचर जो है हमारी या बड़ी आसान पेपर बनाती है। अगर मॉडरेट रखेंगे तो ये वाले जो है 100 का 100 मॉडरेट रखेंगे तो फिर ये बच्चे नुकसान में हो जाएंगे। अगर आप 100 के 100 मुश्किल डालते हैं तो ये वाले बच्चे और ये वाले बच्चे मुश्किलात में आ जाएंगे, तो फिर वो कमज़ोर बच्चे भी जो है वो पास नहीं होंगे। तो लिहाजा ये रेशियो रखना ज़रूरी होती है। अच्छा जी, हाई डिफिकल्टी इंडेक्स पी, पी का मतलब है प्रोपोर्शन। अब देखिए, हाई पी वैल्यू इजी आइटम, ठीक है, लो पी वैल्यू डिफिकल्ट आइटम। हमारे पास अगर 70% से ज्यादा एक एमसीक्यू को जो है अगर स्टूडेंट उसको सही सॉल्व करें तो हम उस आइटम को कहते हैं इजी है। अगर 30%, लेस देन 30% बच्चा एमसीक्यू को अटेम्प्ट करे तो फिर हम उस अटेम्प्ट को डिफिकल्ट जो है वो बताते हैं कि ये अटेम्प्ट डिफिकल्ट है बच्चों के लिए। कॉमन मिस्टेक्स ये हैं कि भाई आप पेपर इतना इजी ना बनाएं। फेल्स टू डिफरेंशिएट, इतना इजी बनाएंगे तो आपको लायक बच्चे और दूसरे बच्चे में फर्क नजर नहीं आएगा। और या तो पेपर जो है टीचर क्या करता है बहुत मुश्किल बनाता है, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट डिस्करेज होते हैं। कौन से डिस्करेज होते हैं? जो आपके स्लो लर्नर्स हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, वो खास तौर पर जो है वो डिस्करेज होते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे पास डिफिकल्टी लेवल। अब हम आते हैं क्लैरिटी और प्रिसिशन को डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास लास्ट जिस जो प्रिंसिपल है टेस्टिंग का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लैरिटी एंड प्रिसिशन। क्लैरिटी इंश्योर दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं आपके पेपर में वो वर्डिंग होनी चाहिए कि आप उससे वही चीज पूछें। अब जैसे पिछले हमने पढ़ा था मिसाल में कि एक मैथ के जो है वो आप कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप इंग्लिश की इतनी हाई फाई विकेबलरी डाल देते हैं कि बच्चे को मैथ आती है, सारे कंसेप्ट क्लियर आते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी मुश्किल इंग्लिश की वजह से क्या होता है वो बच्चा वो सवाल अटेम्प्ट नहीं करता। अब उसमें कसूर बच्चे का नहीं है, कसूर आपका है कि आपने मुश्किल वर्डिंग डाले हैं, मुश्किल विकेबलरी डाली है। बच्चा तो मैथ की वजह से फेल नहीं हो रहा, बच्चे तो आपकी मुश्किल विकेबलरी की वजह से फेल हो रहा है। एम्बिग्विटी लीड्स टू मिस इंटरप्रिटेशन एंड वैलिड रिजल्ट। अब जो है आपने कोई जो पेपर में ऐसे एम्बिगुअस वर्ड्स नहीं डालने हैं, ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं डालने हैं, ऐसे आपने फिजी वर्ड्स नहीं डालने हैं जिससे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हों। इसके लिए हमारे पास उसूल बताए गए हैं कि यूज सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज। बहुत आसान करके जो चीज आप पूछ रहे हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पूछें। अवॉइड अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी, गैर जरूरी और पेचीदगी से बचें। बच्चे से आपने इम्तिहान लेना है, बच्चे को आपने कंफ्यूज नहीं करना। अवॉइड डबल नेगेटिव्स, डबल नेगेटिव्स की यहाँ पे ये मैं मिसाल यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। डबल नेगेटिव्स नहीं है कि एक चीज को जो है आप दोहरी नफी से जो है वो पूछ लें तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अवॉइड वेग टर्म्स लाइक ऑफन यूजली। पेपर में आपने इन तरह चीजों का इस्तेमाल नहीं करा कि यू, ऑफन,
यूजली, सिमिलरली, इस तरह चीजों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। अब आते हैं इन इस चीज का, ये जो अवॉइड डबल नेगेटिव है, इसकी मैंने मिसाल रखी है एग्जाम्पल में। चलें जी, अब देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनकॉमन। अब देखें, यहां पे नॉट आ गया, और यहां पे फिर जो है हम अन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि दो दफा हम जो है वो नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अवॉइड डबल नेगेटिव, इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। आपके सिर्फ ये दो दफा अन और नॉट के लगाने से बच्चे को सवाल आता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है, वो नहीं करता। तो लिहाजा हमने सवाल किस तरह पूछने चाहिए, आपने इस तरह पूछना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन, आपने इस तरह सवाल पूछना चाहिए। ठीक है। तो या देखिए, आप यहाँ पे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि जो चीज है वो हमारे पास बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में हमसे पूछी गई है। तो जी डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारा आज का सेशन। आप हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको एजुकेशन के और इस हवाले से बहुत सारे आपको कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा। और इसके अलावा आपने अगर इस हवाले से ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से भी सवालात पूछने हैं या मालूमात लेनी है, तो आप मुझसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।